मुसलमानों को तुष्टीकरण के लिए शाह बानो का केस लाया जाता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए शाह बानो का फैसला पलटा गया। बाबरी मस्जिद के जो पाट खोले गए, दरवाजा खोला गया, वो उसी का नतीजा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए। कहा यह जाता है कि बाबरी मस्जिद का ताला इसलिए खोला गया कि शाहबानो केस जो था उसको राजीव गांधी ने पलट दिया या पलटवा दिया और बैलेंस करने के लिए वो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया। भाई ये तो पूरी हिस्ट्री ही उलट देना हुआ। देखिए बाबरी मस्जिद एकदम सिंपल, कोई भी आदमी किताब उठा के नेट उठा करके अखबार का डेट उठा के देख लेगा। बाबरी मस्जिद का ताला 1 फरवरी 1986 को खुला। तो अयोध्या जो फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जो जज थे उन्होंने फैसला दिया और उस दिन रात में ताला खुला। तो सुप्रीम कोर्ट के इस पर ये हंगामा मैंने मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। 1 फरवरी 1986 को जज साहब ने फैसला दिया। तो उस वक्त तक हिंदुओं में अयोध्या के में राम जन्मभूमि का ये होने का बहुत कम जानकारी थी, मुसलमानों में भी नहीं थी, वो मीडिया आज की मीडिया भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। इतिहास में अगर आप जाएंगे तो दो वाकयात ऐसे हैं जिस पर मुसलमानों को कटघरे में किया जाता है। एक ये कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के लिए शाह बानो का केस लाया जाता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए शाह बानो का फैसला पलटा गया। दूसरा ये भी कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के जो पाट खोले गए, दरवाजा खोला गया, वो उसी का नतीजा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए। तो अब ये जानना है कि इतिहास में जो चीजें बताई जा रही हैं, वो सच में इतिहास में ऐसा हुआ था कि ये गलत है। आइए आज हम इसी को समझेंगे और साथ में समझेंगे एक और नेता को जो आरिफ मोहम्मद खान साहब है, अब गवर्नर है। किस तरह से पहले वो एक डिफेंड करते थे, आज भी वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आज वो राइट विंग को डिफेंड कर रहे हैं। किस तरह से ये पूरी राजनीति बदली जिसके केंद्र में रहा मुसलमान ही भारत का। आइए इसको समझते हैं। समझने के लिए देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुरूर अहमद साहब हैं। सुरूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। ये हकीकत है कि शाहबानो के मारे ही बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले गए थे, क्या सच्चाई है? आज आप इसको समझाइए। अच्छी बात है, शुक्रिया आपने इस ऐसे इशू पर डिबेट करने के लिए मुझे बुलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिस्कशन अभी बहुत टाइमली है। 40 साल पहले, एग्जैक्ट 19 मई 1986 को मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट पास हुआ था, जिसमें खैर ये तो बहुत ये आपको हम जैसे बताते हैं। वो ये एक्ट पास हुआ था कि शाहबानो जजमेंट के जो मेंटेनेंस का था उस पर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया। और वो कानून जो पास किया उसमें कहा ये गया कि मुस्लिम मेन डाइवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस देने या एलिमोनी जिसको कहते हैं नहीं दे, उनको उनसे छूट दे दिया गया। उस वक्त उसी दिन एक्ट जो पास हुआ, उसके बाद उस वक्त एक बहुत ही जवान कहिए, बहुत जोशीले थे, आरिफ मोहम्मद खान जो कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन मारा और एक बड़ा इश्यू बना। और अभी कुछ दिन पहले तक वो केरल के फिर बिहार के गवर्नर रहे आरिफ मोहम्मद खान, लेकिन उस वक्त कोई और पार्टी कैबिनेट से रिजाइन मारा था और आज वो बीजेपी में है। और अभी 2-3 महीना से उनका बहुत लाइमलाइट में नहीं है, वट एवर विद रीजन, खैर चलिए गवर्नरशिप से हटा दिया गया। बात ये इश्यू ये होता है कि जब हम डिस्कस करते हैं अभी 80s की पॉलिटिक्स और 90s की पॉलिटिक्स, स्टार्ट ऑफ कॉम्युनलाइजेशन जो इंडियन पॉलिटिक्स एज टू मॉडर्न जो बाबरी मस्जिद के ज़माने से हम ये डिबेट करने लगते हैं तो हम इस कंफ्यूजन में उलझ जाते हैं
कि वेदर शाह बानो केस या बाबरी मस्जिद केस, और इसमें हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। गलतियां कोई यंग एज के लोग कर रहे हैं जिनको हिस्ट्री नहीं मालूम था तो वो माफ, गलतियां तो वो लोग कर रहे हैं जो हिस्ट्री इन द मेकिंग में थे। देखिए बात, हम अभी राइटअप एक साहब है आसिम अली का लास्ट ईयर टेलीग्राफ मई 26 मई गालबन था, उन्होंने भी ये गलती की। फैजान मुस्तफ़ा साहब, इनको कोई इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये गलती की कुछ दिन पहले, कुछ 4-5 साल पहले की बात है, यूट्यूब चैनल दोनों को मैंने दुरुस्त करके भेजा। दोनों ने फिर फैजान मुस्तफ़ा साहब तो बताते जवाब दिए, करे सॉरी मेरे से गलती हो गई। कहा यह जाता है कि बाबरी मस्जिद का ताला इसलिए खोला गया कि शाहबानो केस जो था उसको राजीव गांधी ने पलट दिया या पलटवा दिया, और बैलेंस करने के लिए वो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया। भाई ये तो पूरी हिस्ट्री ही उलट देना हुआ। और लोग बोलते हैं इसी बात को, देखिए हिस्ट्री में बहुत चीज इतनी गड़बड़ होती है, घोटाला होता है कि कुछ समझ ही भी नहीं आता है। देखिए बाबरी मस्जिद एकदम सिंपल, कोई भी आदमी किताब उठा के नेट उठा करके अखबार का डेट उठा के देख लेगा, बाबरी मस्जिद का ताला 1 फरवरी 1986 को खुला। तो अयोध्या या फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जो जज थे उन्होंने फैसला दिया और उस दिन रात में ताला खुला। शाहबानो का जो ये कानून है जिसमें मेंटेनेंस वाला, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या था ये पास हुआ 1986 के 19 मई, यानी उसके 3.5 महीना के बाद, ना के पहले। तो बैलेंस कैसे होगा, पूरी बात ही छूट बोली जाती है। देखिए इसको जब समझना पड़ेगा नहीं आपको, तो बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और ये बैकग्राउंड में जाने के लिए, और उसके बाद एक तजब्जुब में मुब्तला रहता है एक मुसलमान भी, खासकर जो पोस्ट 1992 बाबरी मस्जिद के बाद जो पैदा हुए यंगस्टर्स, कि भाई हमने कहाँ पर क्या मामला गड़बड़ हुआ, या कोई भी जो यंगस्टर है कि क्या बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट या शाहबानों का जो मामला था, कॉम्युनलाइजेशन अगर मुसलमानों को जो ब्लेम किया जाता है या है मुस्लिम्स आर हेड रिस्पॉन्सिबल, तो कौन से इशू पर। अब जब बहुत ऑब्जेक्टिवली गौर कीजिएगा तो आप कहिएगा भाई शाहबानों केस से किसी भी हिंदू को क्या लेना देना। किसी को एक केस था, वो केस दूसरे नौयत का था जिस तरह से चलाया गया, तो हाँ बाबरी मस्जिद की एक हिस्टोरिक चीज थी, डिस्प्यूट था, और किस तरह से उसको एग्रीवेट, जिस तरह से उसको रिपअप किया गया, पैशन जो भी उसके, हमको बहुत उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन इश्यू जो था कॉम्युनलाइज करने का वो बाबरी मस्जिद था, न कि शाहबानो केस। और शाहबानो केस नाम की कोई दुनिया में चीज ही नहीं थी, ये खुद एक एरोनेस ये बताया था, वो चीज दूसरी थी एक्चुअली। लेकिन चूंकि आसानी होती है तो हम भी वो एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, शाहबानो केस। देखिए वरना शाहबानो केस ऐसा गुजरा है जैसे बताया जाता है दुनिया हम लोग को। और देखिए बाबरी मस्जिद एक्ट जो डिस्प्यूट जो उभरा वो 1 फरवरी 1986 को, उससे कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था, वो है 23 अप्रैल 1985, उससे 8-10 महीना और पहले चले जाइए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, और उसमें एक अपने एक तरफ से राय दी थी कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, इसलिए कि एक केस था, उसको फैसला दिया था, वो केस था डाइवोर्स में मेंटेनेंस देने का, कि 500 रुपया महीना मेंटेनेंस दीजिए। शाहबानो एक लेडी थी जिनके शौहर ने उनको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, देखिए ट्रिपल तलाक तो इस्लाम में है ही, ये तो पता नहीं भी कैसे बना दिया ट्रिपल तलाक। अरे ट्रिपल तलाक की बात नहीं है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर मामला है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो है कि नहीं, उसका प्रोविजन वो एक डिबेटेबल इशू है। और इसको सूरे तलाक में, मैं पिछले इसमें भी बर्बन गलती से
पिछले इंटरव्यू में सूरह तौबा बोल दिया था तलाक को डिस्कस करते हुए। सूरह तलाक में इसका है डिस्कशन कि तलाक कैसे दी जाए, 3 सिटिंग और जो भी है। खैर, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का प्रोविजन है कि नहीं जो हनफियों में है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में डिबेट था। ट्रिपल तलाक वही 1 महीना एक दीजिए, फिर 1 महीना के बाद दीजिए, फिर 1 महीना के बाद दीजिए, तलाक का उसूल है। हाँ, लेकिन एक है कि भाई जो सही है उसूल, वो कुरानिक उसूल है, लेकिन क्या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का प्रोविजन है कि नहीं, ये इसको अभी हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। ये पर्सनल लॉ में मामला चल रहा है, ये वो अभी हम उसको हम छोड़ दें। यहाँ पर हम चले जा रहे हैं वो 1985 पर जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह ये दिया कि मेंटेनेंस दीजिए। मेंटेनेंस तो 500 रुपया दीजिए, एलिमोनी मतलब शाबानों को उनके हस्बैंड ने दे दिया, मैंने चूंकि तलाक दे दिया था। तो उस वक्त मुसलमानों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। ये बात है 1985 अप्रैल 23 अप्रैल। उसके बाद कुछ दिन के बाद अक्टूबर नवंबर आते आते भाई कि आप वो शाबानों पर प्रोटेस्ट नहीं था। देखिए, एक आदमी पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, वो प्रोटेस्ट था कि सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कहेगा कि ये कह रहा है। और ये हिंदुस्तान में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट में ये जो चल रहा मामला, तो सुप्रीम कोर्ट के इस पर गवर्नमेंट ये हंगामा मैंने मुसलमानों प्रोटेस्ट किया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है कि। तो चला वो दिन तक जुलूस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, और इसमें बहुत से लोग की राय बटी रही। कुछ सेकुलर हजरात जो थे, लेफ्टिस्ट थे, वो चैंपियन। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा, उस वक्त बीजेपी नाम की कोई चीज इंडिया में नहीं थी जो आज के तस्वुर किया जा रहा है, जो आज हम सोचते हैं। पार्टी थी, उससे पूरे इंडिया में सिर्फ 2 MP थे, और आज के तक हम देखने लगते हैं कि बीजेपी बीच उस वक्त जो इस इश्यू को प्ले अप किया किया वो लेफ्टिस्ट या सेकुलर मुस्लिम्स भी हो और जनरल हिंदू जो अवाम में थी, जो मास थी कि नहीं नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में होना चाहिए। और उसमें पार्टियां बटी भी रही, कांग्रेस में भी कुछ लोग बटे रहे। अब कांग्रेस ही राजीव गांधी को देखिए, बहुत चीज को कुछ चीज को और यहाँ पे क्लियरिफाई कर दे रहे हैं कि राजीव गांधी को कोई जरूरत नहीं थी, रिपीट कर रहा हूं मैं, बैलेंसिंग एक्ट के लिए। ना उन्होंने किया था ना वो था। वो हम हिस्ट्री का जो इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे हम लोग डाइग्रेस करते हैं या झूठ बोल देते हैं। राजीव गांधी को ऑलरेडी 414 सीट पार्लियामेंट में थी, इसीलिए उनके इंटेंशन पर शक करना और मीडिया का प्रोपेगेंडा कि भाई उनको बैलेंस करना था, बचाना था, उस वक्त की बात कर रहा है। मैं टॉकिंग अबाउट 85 86 नॉट 89, मार्क माय वर्ड। 89 मार्क अबाउट जो इलेक्शन के वक्त बहुत सिचुएशन चेंज हो गया था, हम हारने लगे थे। 86 85 में राजीव गांधी ऑल पावरफुल थे और उनको कोई जरूरत नहीं थी इनकी। वो जो पावर में आए तो वो एक, चूंकि इंदिरा गांधी जो आई थी 80 के बाद पावर में, तो वो कहा यह जाने लगा कि 80 के बाद इंदिरा गांधी पावर में आई, तो वो इंदिरा गांधी नहीं थी जो 66 से 77 तक प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सा राइट लीनिंग के साथ आई थी। फिर पंजाब में सिखों का एजुटेशन चल रहा था, बदाख्तार खालिस्तान का गोल्डन टेम्पल का वाकया हो गया था, बहुत सी चीज थी। उनके असोसिनेशन के बाद राजीव गांधी 84 में दिसंबर में 414 सीट जीत करके आए, बम्पर मेजोरिटी। तो राजीव गांधी ने एक नई इनिंग खेलना शुरू किया और कहा उनके बारे में टाइम मैगजीन वाले के मिस्टर क्लीन हैं, अब बहुत सारी चीजें की उन्होंने। पंजाब में सिखों से अकॉर्ड किया, आसाम अकॉर्ड किया 15 अगस्त 1985 को, लालडेंगा मिजोरम उनसे अकॉर्ड किया, IPKF तो खैर लेटर, हाँ कुछ दिन के बाद इंडियन पीस कीपिंग श्रीलंका, ये जितनी चीजें हैं करना शुरू किया। उसी के बाद अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मुसलमानों का जब मूवमेंट चल रहा था, तो इसी बीच में 1 फरवरी 86 को फैसला आता है कोर्ट का। तो कोर्ट का फैसला आता है, उस वक्त तक मूवमेंट मुसलमानों का था, लेकिन उससे मुसलमानों का मूवमेंट एज सच ये नहीं था, शाबानों के एक इंडिविजुअल का मामला नहीं था, वो था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में क्यों आया। हो गया, वो बात चली गई, वो बात गुजर गई। 1 फरवरी 1986 को जज साहब ने फैसला दिया। तो उस वक्त तक हिंदुओं में अयोध्या के में राम जन्मभूमि का ये होने का बहुत कम जानकारी थी, मुसलमानों में नहीं थी।
वो मीडिया आज की मीडिया भी नहीं थी, वो टेलीविज़न चैनल्स नहीं हुआ करता था, प्राइवेट सब 91 वगैरह के बाद की चीज़ें, सिर्फ एक दूरदर्शन होते थे और वो 8:40 में हिंदी और 9 बजे रात में इंग्लिश न्यूज़ दिया करते थे। और 85-86 आते-आते तक दूरदर्शन तो कुछ शहरों में, कुछ जगहों पर था, बल्कि 88-89 में आकर के जब रामायण, महाभारत ये सब आने लगा तो 2-3 साल के बाद कुछ, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन न्यूज़ का कोई ऐसा नहीं था दूरदर्शन के। प्रिंट मीडिया थी और प्रिंट मीडिया में कुछ बीजेपी टाइप के लोग तो सरकारी में कह दीजिए कि दूरदर्शन रेडियोज में थे, जो कि लाल कृष्ण अडवाणी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से 77 to 79 बने, लेकिन इन जनरल जो थे प्रिंट में सेकुलर और लेफ्ट लीनिंग लोग का भी अच्छा खासा दबदबा था। तो उस वक्त जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो चैंपियन कर रहे थे वो आज के बीजेपी वाले नहीं थे, उस वक्त सेकुलर हजरात थे। आरिफ मोहम्मद खान was a champion of secular people of India। और जो रिजाइन मारे और राजीव गांधी को अक्यूज किए कि बैलेंसिंग एक्ट एंड ऑल दैट पे चलने लगा कहानी। तो एक्चुअली तो फिर जजमेंट जब आया 1 फरवरी 86, तो हो गया, जब आया तो मुसलमानों ने वोट क्लब में रैली की, प्रोटेस्ट किया कि गलत गलत जजमेंट है। अब्दुल्ला बुखारी, बूढ़े वाले बुखारी साहब थे, सैयद शहाबुद्दीन, उस जमाने के लीडरों का बात बता रहे हैं। ओवैसी साहब के फादर सलाहुद्दीन ओवैसी, ये सब काफी एक्टिव थे उस सब मूवमेंट में, बाबरी मस्जिद के। मैं कुछ ओल्ड लोगों का नाम ले रहा हूँ, पुराने जो सीजन लोग थे, जिसमें से कुछ लोग तब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये चला। राजीव गांधी को जब कुछ लोगों ने राय दी, कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने भी, कि भाई आप जो बहुत सी चीज कर रही, मेजर्स ले ही रहे, तो मुसलमानों की एक बात ये आ रही है, आप भी जो है कि पास कर दीजिए एलिमोनी का मामला की मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस को समझ लीजिए, ये इशू बड़ा। एक चीज और, यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 सबको जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या क्या हमें करना चाहिए, गवर्नमेंट के इसमें है कि सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो अपनी जगह पर सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका है कि जब सब यानी कि रख दिया गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, बल्कि आजकल तो निवेदिता मेनन वगैरह जो लीगल प्लुरलिज्म की बात करती हैं, तो वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह के अगेंस्ट। इसलिए भाई लोग ये अब चैंपियन कर ले कि दुनिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड कहीं है, बड़े बड़े ममालिक के, डेमोक्रेटिक ममालिक की, बड़े डेमोक्रेटिक, जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने लगते हैं, जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। भाई जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ले लीजिए, अबॉर्शन एक स्टेट में कानून क्राइम है, दूसरे में जाइए करा लीजिए। 50 स्टेट है जहां जो कराना कीजिए। एक जगह गन पर लॉ, गन रखने का लॉ है बहुत आसान, एक जगह है कि एकदम कुछ नहीं, बहुत सख्त लॉ है गन रखने पर। सेम सेक्स मैरिज पर हर स्टेट में अलग लॉ। भाई कहाँ यूनिफॉर्मिटी है? इंडिया में आप आ जाइए, इंडिया में आप गुजरात और बिहार में अगर शराब पीजिएगा तो जेल चले जाइएगा। यूपी में बगल में करमनासा नदी, यूपी बिहार के बीच में है, चंद मीटर के इधर नदी की इस पार शराब पीजिए तो जेल, उस पार शराब पीजिए तो कोई बात नहीं है। उदयपुर राजस्थान में जाकर शराब पीजिए तो कोई बात नहीं है, टूरिस्ट आके पीते हैं गुजरात के, वो तो बगल में गुजरात चले जाते हैं। यूनिफॉर्मिटी नहीं है भाई। जब हम इतने बड़े इश्यूज पर, जैसे लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है ना, वहाँ नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी ये सूरी में, वहाँ जाते हैं सिविल सर्वेंट्स, आईएएस सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग होती है, वो इतना से शराब पीजिए। फिर वही आकर के अगर गुजरात में अगर वो कहीं एसडीओ या डीएम बनाया जाते हैं या बिहार में, तो पता चला कि वो नहीं कर सकते हैं, बल्कि तो जेल चले जाएंगे। और रंजन गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 को जो फैसला दिया, तो उन्होंने बाद में कहा कि हमने फैसला देने के बाद हम पांचों जज गए हैं और हम लोग ने पार्टी की और ड्रिंक किया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस और जितने पांचों जज थे वो भी एक तरह से क्राइम कर रहे थे, अगर वो गुजरात में रहते या बिहार में रहते।
तो कोई यूनिफ़ॉर्म वगैरह की जो बात हम करने लगते हैं, तो बहुत सी चीज़ बिना सोचे-समझे करने लगते हैं। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, ये मैं सुप्रीम कोर्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट ही पर ही बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा चैंपियन सुप्रीम कोर्ट के लोग ही करते हैं, जज बहुत सारे, करना चाहिए, करना चाहिए। तो हुआ ये था कि जब शाहबानो का केस ये था कि शाहबानो एक लेडी थीं, जिनकी शादी हुई थी 1932 में, 16, 17, 18 साल जो कोई जी रहा होगा, और उनकी सेपरेशन हुआ 75 में, लेकिन कुछ 78 में आकर के वो कोर्ट गई, तो कोर्ट में कहा इसने कि भाई वो अलग रह रही हैं, आप कुछ उनके हस्बैंड खुद लॉयर थे इंदौर के, मोहम्मद अहमद खान, आप कुछ देते नहीं हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो 3000 रुपया जो दैन महर मुसलमानों में होता है कि शादी में दैन महर तय होता है, निकाह के वक्त लड़का लड़की को दे, जो भी सेट हुआ, आजकल लाख 2 लाख जो सेट करते हैं लोग, और एलिमनी जो होती है वो 3 महीना तक देने का है मुसलमानों में, कि 3 महीने तक तुम उसको देखो, लेडी को जिसको तुमने तलाक दिया है। लेकिन ये जो कहानी बता दी जाती है वहां पे, जो गड़बड़ जो होता है वो ये कि भाई देखिए, शाह बानो को डाइवोर्स दिया। अच्छा, कोर्ट वो मूव किए नहीं, तो 1978 में कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनको, तो उन्होंने कहा कि क्या, तो सेपरेट, ये तो मेरे साथ रखना चाह रहे हैं, ये नहीं रह रही हैं, तो नहीं रहती हैं। उन्होंने कोर्ट में ही इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया। इंस्टेंट माने कि एक इसमें तीनों, जो अब हम इशू पर आ रहे हैं, और कहा कि ठीक है जाइए, इस्लाम में तो इसका प्रोविजन है, इसका है प्रोविजन, माने कि हनफी मसलक के हम फॉलोवर हैं, एक इंस्टेंट भी हो सकता है, और हम तो बहुत दिन से भी, मतलब ये 3 साल से नहीं। तो फिर हुआ कि हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने 179 रुपीज का मेंटेनेंस कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट वही 23 अप्रैल 1985 को फैसला किया, इनको 500 रुपया मेंटेनेंस देना फॉर होल लाइफ। यहीं पर मुसलमानों का जो, और यही नहीं, यहाँ तक नहीं हुआ कि फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कीजिए सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर एक डिबेटेबल इशू है, या इसको समझने का भी चीज है, वो ये कि अच्छा, हंगामा ये हुआ कि भाई पूरी जो एक नैरेटिव चली, जो अभी तक चलती, जो मैं बताया, 2 साहबों का नाम बताया कि भाई कम्युनलिज्म फैली और ये हुआ, भाई किसी गैर मुस्लिम को उस जमाने में कोई मतलब नहीं था कि शाह बानो क्या होता है। ये इंट्रा मुस्लिम डिबेट था, अब कुछ इंटेलेक्चुअल लोग का। हाँ, बाबरी मस्जिद एक इश्यू था जिसको विपद किया गया, और मुसलमानों से भी गड़बड़ियां हुई, और मुसलमान ऑल्सो प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ कॉमनल एलिमेंट्स, और हिंदुओं से भी जो पूरे इशू एक बना, नॉट शाहबानो केस। अब आप शाहबानो को और अच्छे से समझ लीजिए केस को, वो ये केस शाहबानो का जो उस वक्त केस हुआ, तो कहा ये जाने लगा कि भाई बेचारी औरत होती है, उसका बच्चा होता है, उसको कौन मेंटेनेंस देगा, उसका कौन, पूरे शाहबानो के इर्द गिर्द पूरी नैरेटिव, अभी भी आप उठा, कोई भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, भाई ये बात नहीं है, ये बात टोटली झूठ बोली जाती है। शाहबानो का कोई बच्चा नहीं था, माने कि वो शी की 45 साल के बाद डाइवोर्स हुआ है, जब उनकी 60 प्लस एज हो गई थी, उनके बाल बच्चे 40s में थे, वो माँ को देखते कि वो बच्चे को देखते, उनके पास कोई ऐसा इश्यू नहीं था। ठीक है, लड़ाई केस होता है, मोहम्मद खान और इनके सेपरेशन हुआ, और लेकिन ये ग्राउंड नहीं होता है। हाँ, अब आप जिसको शाहबानो से हटा दीजिए, इन जनरल ले लीजिए, इन जनरल जैसे होता है भाई कि एक औरत कैसे रहेगी, तो अगर उसका हस्बैंड इस तरह से कर ले, करते हैं, प्रैक्टिस में गलत करते हैं लोग, लेकिन जब लॉ बनता है तो लॉ में एक चीज, उसका एक चीज ये बना जाता है, उसमें ये है कि औरतें मुसलमानों में है कि 3 महीना तक, चूंकि वो देखा जाता है कि वेदर शी हैज कंसीव्ड और नॉट समथिंग, उसके बाद नहीं तो फिर वो दूसरी शादी कर सकती है, तो उसके बाद उसका और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके एक्स हस्बैंड पे नहीं रहेगी। और ऐसे भी औरतों का कहना यह है कि जो हस्बैंड हमको डिसओन कर दिया, हटा दिया, निकाल दिया, तो इससे मैं पैसा लूंगी, खानदान को, हम एक आदमी ही, हम किसी तरह से जिंदगी गुजार लेंगे, दूसरी शादी करेंगे, ये एक डिबेट अभी मैं एक पास रख रहे। लेकिन एक जो बड़ा लेकिन है, जो इस्लाम या कुरान में है, वो ये कि आपको जो
उससे जो बच्चा हुआ है, बेटी हुई है तो शादी तक, बच्चा है तो बड़े होने तक, पढ़ाई लिखाई ये वो, यहाँ तक कि अगर बच्चा है पेट में और बच्चा हो गया और ब्रेस्ट फीडिंग करना है और हस्बैंड छोड़ दिया है, उसका भी पैसा उसके हस्बैंड को देना है। भाई ये कहाँ से कहानी चला दी जाती है कि कहाँ से, अरे उस सिर्फ उस लेडी को है, वो लेडी जो डाइवोर्सी है वो हस्बैंड से नहीं लेगी। उसके अपने खुददारी और उसके इसका ये है कि जिसने हो गया और हमारा ये एक लीगल पोजीशन है और ये पोजीशन है और और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने ये है, यानी इसमें ये नहीं है कि इसमें भी एक दलील है। और जहाँ तक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का है कि एक को एक, अगर एक में 3 दे दिया जाए, 3 माना जाए कि 1 माना जाए, उस समय दे दिया किस्से में, वो एक डिबेटेबल इशू है, उस पर मुसलमानों में हनफियों में राय बटी हुई है। लेकिन जनरल लोग और जो खास कर शियों में भी है, वो ये कि वो जो प्रैक्टिस जो कुरानिक है वही सही है कि एक दिया जाए, 1 महीना बाद दिया जाए, 1 महीना बाद दिया जाए। अगर नहीं है तो रीथिंकिंग, माने फिर आदमी दोबारा रिकंसिलिएशन हो जाए, एक इंस्टेंट का नहीं। और अब गुस्से में अगर एक बार में 3 दे दिया जाए तो उसको एक ही माना जाए, ये भी एक बड़ी राय है। चलिए ये तो एक, हमको इस इश्यू पर अब यहाँ तक इससे ज्यादा नहीं डिबेट करना है। बात ये है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या रिफॉर्म हो ये एक अलग बात है, लेकिन क्या उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल 47 तो ये भी कहता है कि देयर शुड बी प्रोहिबिशन इन इंडिया। शराब की जो बात मैंने कहा बिहार और गुजरात की, अगर बहुत अच्छा है प्रोहिबिशन गुजरात बिहार में, क्या पूरे इंडिया में पाबंदी लगा दीजिए। तो वाई ओनली आर्टिकल 44 और आर्टिकल 47 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और 48 में और अनटचेबिलिटी पर भी कहा गया है और वेरियस है, अभी उसको डिबेट करने का नहीं। अब हम आ जाते हैं बाबरी मस्जिद पर। अच्छा, ये जितनी चीजें थी इसमें मुसलमानों को और हिंदुओं को, ये इंट्रा मुसलमान डिबेट था, हिंदुओं को एज सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, एज सच समझ लीजिए। उसको बाद में जब बीजेपी स्ट्रांग होने लगी तो कहे कि देखिए राजीव गांधी ने कानून बदला था, सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं बदला था, वो बाद में आयोग जो बनाया था वो, उसमें ये मुसलमानों को एग्जेम्प्ट कर दिया कि आप एलिमनी नहीं देंगे। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ही किया था तो हम भी कोर्ट का जजमेंट नहीं इस तरह की दलील कुछ बीजेपी के लोगों ने दी। और हम चूंकि मेरे इसका मसला है, क्या है इसका मसला है, फेथ का मसला है, अगर बाबरी मस्जिद पर कोई जजमेंट आएगा तो हम, ये डिबेट उस जमाने में 89 90 उसके बाद चलने लगा। 89 के जून जुलाई में जब बीजेपी ने इलेक्शन से पहले 89 में नवंबर में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तब इसको टेकअप किया। देखिए हम नॉट 85 से 89 सिचुएशन, 86 से 89 बहुत चेंज होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है। और उससे के बाद से पूरी चीज तो शाहबानो सिर्फ इस लेवल तक मसला बना रहा है कि भाई तो कहा था तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तो हम ये, लेकिन बेसिक कॉम्युनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हुआ था वो बाबरी मस्जिद से हुआ था। बाबरी मस्जिद का जब इशू हुआ तो मुसलमानों ने, उससे पहले इंडिया में विश्व हिंदू परिषद ने 80s में, लेकिन वो देखिए वो चीज अगर उस वक्त जाओगे बैकग्राउंड में, उस वक्त तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था और बीजेपी तो ऐसा कोई पार्टी बहुत बड़ी थी भी नहीं, कांग्रेस और जगह सब जगह थी पावर में, लेफ्टिस्ट लोग बहुत पावरफुल थे, केरल में पार्टी आना जाना पावर में लेफ्ट फ्रंट, और बंगाल में तो पूरा था, ये त्रिपुरा में था, 50-60 लोकसभा एमपी इनके हो जाते थे अक्सर, 35-40-50 समझे। 84 में थोड़ा कुछ कम हो गए थे 84 से 89 में, लेकिन फिर भी एक लेफ्ट का बहुत पैल्पेबल प्रेजेंस था और इन टू बीजेपी। तो ये पूरी चीज जब हुई तो मुसलमानों में जो रिएक्शन हुआ बाबरी मस्जिद के जजमेंट पर, दूसरी बात यह है कि वो बल्कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बनस्बत वेलकम बाय हिंदूज ऑन दैट रूलिंग। था एक तबका में विश्व हिंदू परिषद के, बाकी हिंदुओं को बहुत ज्यादा इससे कोई लेना देना नहीं था। ये लेटर ईयर्स में इसको किया गया और आते आते 1991-92 तक बहुत पैशन
और भरा गया, लेकिन नॉट इन 86, 85, 86, 87, 88। हाँ, बोफोर्स स्कैंडल जब हुआ उसके बाद राजीव गांधी जब वीक पड़े तो पॉलिटिकल वैक्यूम होता गया कंट्री में, और धीरे धीरे 90s आते आते तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग हुई। उसके बावजूद भी वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, चंद्रशेखर बने, राजीव गांधी का अल्टरनेटिव बीजेपी नहीं बनी। 89 में बीजेपी पावर में नहीं आई, 82 सीट से 86 सीट पर आ गई, लेकिन पावर में कौन आया? वीपी सिंह आए, जो कि राजीव गांधी से टूट के बने हुए लोग। बीजेपी इतनी पावरफुल 89 में भी नहीं हुई थी, 91, 92 में जाकर बनी हुई थी, 96, 97 में आकर होने लगी थी सीट लाई पैल्पेबल, बहुत स्ट्रांग भाई, 2 से 86, 2 सीट थी, 84 में 89 आ गए। तो अब ये है ये कि बाबरी मस्जिद जो इश्यू हुआ वो ज्यादा कॉमनलाइज किया, उसमें मुसलमानों का जो रिएक्शन हुआ उसको इन्होंने खूब भंजाया धीरे 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 धीरे। और सिचुएशन ये हुआ कि राजीव गांधी को जो सेकुलर लोगों से जो था या लेफ्टिस्ट लोग थे, वो लोग ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड राजीव गांधी के खिलाफ लिया। और राजीव गांधी पॉलिटिकली नाइव आदमी थे, वो बड़ी गलतियां की, ये एक्सेप्ट करने का है, लेकिन उनका इंटेंशन कि उन्होंने बाबरी मस्जिद और पूरा तोड़वाया खुलवाया ये क्या वो क्या, उसमें जब हम जाते हैं तो वी गो ओवरबोर्ड क्रिटिसिज्म में, वो हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं होता है, बल्कि उससे बड़ी बड़ी गलतियां दूसरे लोगों ने किया जिसको हम नहीं लाते हैं। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर के जमाने में पूरी खेल हो गया। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो राजीव गांधी उससे 1.5 साल पहले असैसिनेट कर दिए गए थे। हाँ, बगल में उन्होंने 9 नवंबर 1989 को फाउंडेशन लेइंग करवाने दिया, और लेकिन ये भी आपको सुनना समझना पड़ेगा कि ये 9 नवंबर और 22 नवंबर को इंडिया में इलेक्शन हो रहा है लोकसभा। उस वक्त लेम डक प्राइम मिनिस्टर दुनिया में कोई ये काम नहीं कर सकता था कि जाकर के रोक दे कि भाई हम यहाँ पर बगल में फाउंडेशन लेंग नहीं होने देंगे, बीजेपी वाले कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो जो था वो बहुत अजीब व गरीब टाइप से डेवलप किया। देखिए हुआ ये कि 84, 85, 86, 87 में बोफोर्स मसला आया। उस वक्त राजीव गांधी के जो मिनिस्टर्स थे, सबसे इम्पोर्टेंट वीपी सिंह रिजाइन मारे, 12 अप्रैल 1987। उसके बाद डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में पूरा कैंपेन चला। और ये अलग बात है कि 2004 आते हैं वाजपेयी गवर्नमेंट के आते आते तक बोफोर्स में कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, कुछ निकले ही नहीं, वो एक डिफरेंट मैटर है। खुद बीजेपी गवर्नमेंट के 6 साल पावर में ही वीपी सिंह रहे, 16-17 साल तक पूरा बोफोर्स का मसला चलता रहा, कुछ नहीं निकला। लेकिन उस वक्त बोफोर्स ने पॉलिटिकली बहुत डैमेज किया, जो वीक किया तो उस वीक किया तो उससे टूटी हुई एक पार्टी वीपी सिंह जनता दल बनाए, और जितने लोग थे ये राजीव गांधी के, आरिफ मोहम्मद खान वगैरह वीपी सिंह के साथ आ गए। एक आदमी और का बड़ा रोल था। 1 फरवरी 1986 को जो ताला खुला, फिर देखिए कंफ्यूज नहीं हुए, ताला जब खुला बाबरी मस्जिद का, तो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी थे अरुण नेहरू, जो राजीव गांधी के कजन थे, और उन पर ये ब्लेम आया कि उन्होंने ये होने दिया, बल्कि ही वॉज वेरी मच बिहाइंड दिस। और ताला खुलने का उस दिन रात में दूरदर्शन में वो न्यूज टेलीकास्ट भी हुई कि भाई बाबरी मस्जिद का ताला खुला। लेकिन शायद लोग ये, और इसलिए राजीव गांधी रिस्पॉन्सिबल है। राजीव गांधी रिस्पॉन्सिबल पता ये चला बाद में कि राजीव गांधी को तो ये बात मालूम तक नहीं थी। उन्होंने तो बाद जब मालूम होती बस फ्यूरियस, और कुछ महीनों के बाद तो उनको पार्टी से बल्कि मिनिस्ट्री से हटा दिया गया, बल्कि एक इंक्वायरी हुई और अरुण नेहरू वाज ड्रॉप फ्रॉम हिज कैबिनेट बाय राजीव गांधी। ये शायद हमको याद नहीं रहता लोगों को, जो आज बोल देते हैं राजीव गांधी ने अरुण नेहरू को सिर्फ इस बुनियाद पर कैबिनेट से ड्रॉप किया। अब वो अरुण नेहरू भी किसके साथ चले जाते हैं? वीपी सिंह के साथ। वीपी सिंह पावर में आ जाते हैं, जनता दल लेफ्ट और बाहर से बीजेपी सपोर्ट करके 89 के बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और फिर इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है,
राजीव गांधी वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है, टूट जाती है। बीजेपी कंसिस्टेंटली अपना एक पोजीशन रखी और कॉम्युनलाइज उसने फायदा उठाया पॉलिटिकल चीजों का और उस चीज को पूरा एक्सप्लॉइट की और ये फायदा उठाती रही। बाबरी मस्जिद मूवमेंट चलता रहा 1990 में सोमनाथ से लेकर के सितंबर 1990 को सोमनाथ से लेकर के अयोध्या का मार्च निकाला लाल कृष्ण आडवाणी ने। अब विपक करने लगी ये पैशन, अब धीरे धीरे मूवमेंट बहुत 89-90 के बाद स्ट्रॉन्ग होने लगा और राजीव गांधी का पावर अब तो हार गए थे राजीव गांधी, वीक पड़ गए थे। मैंने कहा ना कि 89 आते आते तक हिंदुस्तान में एकदम पूरा 88-89 में एक कंप्लीट चेंज हुआ सिचुएशन। खासकर 89 में जब बीजेपी ने पूरा इंडिया में ईंट पूजा चलाया मूवमेंट इलेक्शन से पहले आडवाणी साहब ने, तो पूरा इंडिया में कॉमन राइट हुआ, भागलपुर में राइट हुआ, पूरे बहुत जगह नॉर्थ इंडिया में राइट्स वगैरह हुआ। राजीव गांधी हार गए। देखिए राजीव गांधी हार गए तो 197 सीट लाए थे, जो कि लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने प्रेसिडेंट से ये नहीं कहा कि हमको सरकार बनाने दिए हुए। कुछ चीज हिस्ट्री को समझना चाहिए, जो आज गेम होता रहता है। उन्होंने छोड़ दिया, वीपी सिंह सरकार बनाई जबकि उनके 141 सीट थी सिर्फ। तो भाई ठीक है, इनको लेफ्ट वोट देंगे, इनको बीजेपी वोट देगी, हम 197 से हो सकता है कि 272 प्रूफ नहीं करे। तो राजीव गांधी ने अपना क्लेम ही नहीं किया। 1989 की मैं बात कर रहा हूँ, जब पावर में वीपी सिंह आया। वीपी सिंह आया कि पार्टी टूटी, फिर 91, 92, 91 के मई 21 मई को राजीव गांधी असैसिनेट कर दिए जाते हैं। बहुत टर्मोइल रहता है। उसके बाद 90 में मूवमेंट चलता है, आडवाणी जी अरेस्ट किए जाते हैं बिहार में और यूपी में मुलायम सिंह जो खास सेवक पर गोली चलती है 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में कई एक लोग मारे जाते हैं। ये 1990 तो 1990 सरकार गिरने के जस्ट बाद मेरे वही प्रोसेस था ही, बल्कि सरकार गिरने वाली थी। चंद्रशेखर पावर में आए, फिर राजीव गांधी मारे जाते हैं। उसके बाद राजीव गांधी मारे तो नरसिम्हा राव पावर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर चीज है ये समझने की, 91 से 96 प्राइम मिनिस्टर सबसे टर्निंग पॉइंट था ये था ना कि जो हम लोग बहुत ज्यादा उधर बोलने लगते हैं। देखिए नरसिम्हा राव का रोल, जिसके मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि फर्स्ट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरसिम्हा राव को, और ये जी नूरानी तो उनको मेन कल्प्रिट बनाते हैं बाबरी मस्जिद के लिए। जितने लोग हैं जो पुराने लोग हैं सब नरसिम्हा राव को मेन accused बनाते हैं कि भाई he was responsible, more responsible than many बीजेपी लीडर्स। ये तो सब चीज होने दिया और चाप से हो। ये मैं उन लोगों को कोट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ कि जो उस जमाने के जो ऑथेंटिक वॉइसेस हैं, हिस्ट्री जिन्होंने लिखा है उस दिन। ये मुस्लिम लीडर्स का रोल आ जाएगा। ये तो मैं वीपी सिंह, ये मैंने बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, क्या 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 मुसलमान लीडर्स में था ये। जब बाबरी मस्जिद में 5-7 मिनट इसको समअप कर दे रहा हूँ जल्दी से। मुसलमान लीडर्स जो थे वो बाबरी मस्जिद पर तो गालिबन शायद उनको जानकारी भी नहीं थे। हाल में एक साहब ने आर्टिकल लिखी थी, पहले इन्फॉर्म आदमी, उनका भी नाम नहीं पेश करते थे। उन्होंने बताते ऑथेंटिकली कोर्ट कहते हुए कि भाई इनमें जो लीडर थे कभी बाबरी मस्जिद देखे तक नहीं थे जाकर के, मूवमेंट चला रहे थे। कह रहे भाई वो जगह पर तो सब जगह तो आबादी भाई 1948 में क्या 49 में क्या पोजीशन थी, 1986 में पोजीशन नहीं थी। या उससे पहले क्या थी, वो तो पूरा घेराव हो गया था सब तरफ। वो दैट वाज इम्पॉसिबल टू रिकवर कि आप उस मस्जिद को आप ले सकते हो। ये कि उसको डिमोलिश नहीं कर दिया जाए, ये आपका स्टैंड हो सकता है, मान भी लिया जाए। लेकिन खैर चलिए, वो सब अपनी जगह पर सही। लेकिन मुसलमानों में हुआ ये कि बाबरी मस्जिद के नाम पर, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम पर खूब पॉलिटिक्स हुई। इससे कॉम्युनलाइजेशन को और मौका मिला। ये अपना इंट्रोस्पेक्शन मुसलमानों को जहाँ पर था, जबरदस्ती का शाह बानो धमकाना इधर उधर को, लेकिन जी नहीं, बाबरी मस्जिद को बीएचपी और बीजेपी ने भी कम्युनिकेट किया और मुसलमानों ने भी अपनी बेवकूफ़ी या अपने क्रिमिनल निग्लिजेंस या इसके ऐसे किया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, भाई जब आप इतना रिलीजियस इशू को उठा रहे हैं, आपकी तो दोनों में स्प्लिट थी।
जिस दिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद होती, 2 तरह की एक्शन कमेटी बनी हुई। वन वाज़ लेड बाय सैयद शहाबुद्दीन, फॉर्मर डिप्लोमैट टर्न लीडर, एमपी बने जनता पार्टी के, और समझ लीजिए। और दूसरी तरफ थे सलाहुद्दीन ओवैसी, अभी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके फादर, और अहमद बुखारी। भाई आप तो बाबरी मस्जिद मूवमेंट भी नहीं ठीक से चला सके। अब आप आ जाइए 1992 में सलाहुद्दीन ओवैसी साहब पर ये एलिगेशन लगा। ये एलिगेशन कोई और नहीं लगाया, इन्हीं के पार्टी, और एलिगेशन लगाया कि ये नरसिम्हा राव से मिले हुए हैं, कि हिस्ट्री के जो एस्पेक्ट्स नहीं आते हैं उसको आना चाहिए। ये और ये मिले हुए हैं नरसिम्हा राव से कि टैसिट अप्रूवल है, मैंने अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए जब 1994 का जो असेंबली इलेक्शन, इसलिए कि दोनों हैदराबाद के हैं, नरसिम्हा राव वाज फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना, और ये ओवैसी साहब का तो हैदराबाद गढ़ ही था। और 84 के इलेक्शन में लोकसभा में एमपी बन के ओवैसी साहब हैदराबाद से जीतते थे। सलाहुद्दीन, मैं इनके वालिद का नाम बता दूं, तो मस्जिद बचाओ, मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी बनी, मैंने टूट गई। और 94 कौन, इनकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जो आज बहुत हर जगह मैंने कि ये कि चैंपियनिंग द कॉज ऑफ मुसलमान करते हैं, तथा कथित जो भी कहिए, इनका रोल मैं एक्सपोज कर रहा हूँ जरा सा। तो 92 में जो आज ये हर जगह राजीव गांधी राजीव गांधी, ये जो पूरे नैरेटिव चेंज करने वाले लोग हैं, यही लोग हैं ज्यादा। ये लोग नरसिम्हा राव से, ये मेरा नहीं कहना है, ये इन्हीं के नाम पर इनकी पार्टी टूटी थी, मजलिस बचाओ तहरीक बनी, और उसमें से जो लीडर बने, और 94 में असेंबली इलेक्शन हुआ, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो इस बुरी तरह से इनकी पार्टी हारी। इस हैदराबाद में जो 7-8 सीट जीतते रहते हैं अभी भी, उसमें सिर्फ 1 सीट जीते, बाकी 2 सीट जो थी मजलिस बचाओ तहरीक जीत गए। उस जमाने में एनटी रामाराव का बहुत ही, तेलुगु देशम का पूरा स्वीप कर लिया, 216 वगैरह सीट, थोड़ा नहीं 210 वगैरह सुपर जीत गया। तो ये तो इनकी हाल थी कि मजलिस बचाओ तहरीक जो टूटी हुई थी, कुछ तबाक से 5-7 चली, वो खत्म हो गई तहरीक, कई लोग पावरफुल हो गए फिर 2 महीने। और जो एक एमएलए जो जीता था 1994 में, वो यही थे, असदुद्दीन ओवैसी, फर्स्ट टाइम एमएलए। तो ये लोग का रोल ये रहा कि नरसिम्हा राव के साथ रहे, या टैसिट अप्रूवल, जस्ट एलिगेशन इनके लोग लगाते रहे। दूसरे ये रहा कि अभी तक आते आते 2012 तक इन लोग फिर धीरे 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 कांग्रेस से चले गए, करीब हो गए कांग्रेस से। उस जमाने कांग्रेस, नरसिम्हा राव की कांग्रेस वाज, मैंने कि उनको अच्छा लगा, लेकिन राजीव गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस में वो प्रॉब्लम होता है। एक अलग बात है कि आजकल फिर बीआरएस जब हार गई, भारतीय राष्ट्रीय समिति में, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब यानी कि क्लोज हो रहे हैं, चाहते हैं, होना चाह रहे हैं कांग्रेस से वहाँ तेलंगाना में। तो ये पूरी पॉलिटिक्स जब समझना है कि ये 35-40 सालों की वो कंफ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा है या किया जाता है, शाहबानो का एक लिमिटेड रोल था, और उससे कोई एज सच, और ट्रिपल तलाक, और अब जो है बीजेपी वाले उसको बहुत बाद आकर के इसको इसलिए विपक्ष करते हैं पैश, और अब लेफ्टिस्ट हजरात, वो सेकुलरिस्ट हजरात अक्यूज करते हैं कि भाई ये लोग थोप रहे हैं, और ट्रिपल तलाक बिल पर, और इस पर उस पर। भाई ये सारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला तो इन्हीं का स्टार्ट किया हुआ था, न कि बीजेपी का। बीजेपी ने उसको कैश इन ऑन किया लेटर डेज में, और बाद में आकर के उन्होंने पूरा मामला शाहबानो केस और ये वो ट्रिपल तलाक और उसको क्रिमिनलाइजेशन किया, ये किया, वो किया। लेकिन पूरी चीज को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में जब समझा जाएगा, देखा जाएगा, देखने की जरूरत है। खास की जो यंग जनरेशन हमारे बाहर हैं, वो जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं हर चीज में। वो दूसरी बात ये है कि एक बात समझ लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत से स्कॉलर्स बहुत पार्ट टाइमर टाइप के लोग होते हैं, या बेस्ट के कुछ राइटर्स आ जाते हैं, कुछ रिसर्च करके लिख देते हैं, उसको गॉस्पेल ट्रूथ या बिब्लिकल ट्रूथ या कुरान की आयत जो कि ये उससे बड़ा समझ लेते हैं लोग। मतलब कि बहुत सारी चीजें बकवास लिखते हैं वेस्टर्न राइटर्स,
बकवास को बकवास ही बोला जाता है। एक साहब आए, उसको एक, उनका नाम या पता नहीं लेना चाहूंगा, अलीगढ़ का प्रोफेसर, अपने आर्टिकल में मार उनको कोट करते रहे, भाई देखिए अरुण नेहरू ने इतना कॉमनलाइज किया मीडिया में, दूरदर्शन में इतना पहला न्यूज बना। तो मैंने उनको फोन किया, साहब 1986 की पहली फरवरी में दूरदर्शन आपके घर में था? भाई कौन बेस्ट राइटर को आप लिखे पढ़ाया था? अरे था ही नहीं। हमारे घर में तो था इतना से, अगल बगल से एक जगह जाकर हम देखते थे। बड़े बड़े शहरों में आकर के भाई ये 88, 89, 90 के बाद खासकर रामायण वगैरह जब आया, वो भी पॉलिटिकल न्यूज नहीं था, न्यूज वगैरह का 91, 92 जो केबल नेटवर्क आया वो सारा तब हुआ। हाँ मैं ये जानता हूँ, ये मानता हूँ कि वो दूरदर्शन का ये पहला न्यूज बना था बाबरी मस्जिद, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट उस दिन नहीं पड़ा था। भाई कोई देखता है दूरदर्शन? अंताक्षरी देखते थे लोग, ये अंताक्षरी क्या आता था, नहीं एक एक गाने का प्रोग्राम होता था, नहीं बिहार में आता है 8:40 तक, उसको लोग सुनने के बाद बंद कर देते थे, दूरदर्शन न्यूज ना सुनेंगे, जो सरकारी न्यूज ना सुनेंगे, अखबार पढ़ा देते थे। ये तो चैनल्स जो आने लगे तो एक्सप्लोजन हुआ, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन 91, 92 के बाद केबल नेटवर्क का ये हो, तो दुनिया आज की नहीं थी जो समझा देते हैं लोग, लिख देते हैं 20 साल के बाद आकर के कि कितना हुआ था, अरुण नेहरू ने पहला न्यूज बना दिया तो इतना कॉमनलाइज हो गया। नो बताओ हम लोग, ये 89, 88, 89 बल्कि कहिए जो कॉमनल हुआ, वो जो जब देखिए पॉलिटिकली वीक हो रहे हैं राजीव गांधी बोफोर्स में, वीपी सिंह अलग पार्टी बना दी है, तो ये अधिवेशन गालमन, लेकिन शहर का नाम 30 है हिमाचल में, जो रिजोल्यूशन पास किया बीजेपी में, खैर शहर का नाम याद आ जाएगा, ये जून जुलाई 89 में, कि हम लोग बाबरी मस्जिद इशू को टेकअप करेंगे। वो टर्निंग पॉइंट हुआ, उसके बाद चीजें बढ़ी। 94, 85, 87, 88 में कुछ नहीं था। तो नक्शल ये करना ये है कि आज के दिन राइज ऑफ बीजेपी और जितनी चीजें हो रही हैं, ये यूसीसी के प्रॉपर समझने का कि भाई यूसीसी बोल देते हैं हम लोग, कर दें। अभी हम लोग भी कर रहे हैं, तो भाई ट्राइबल को नहीं देना है तो पुराने जगह स्टेट को नहीं करना है, तो भाई यूनिफॉर्मिटी रही कहाँ? गोवा में तो ऑलरेडी है, कहीं यूनिफॉर्मिटी नहीं है। आप नाम दे दीजिए यूनिफॉर्म का, एक अलग बात है, पर अमेरिका में नहीं है। भाई आकर के हम लोग लिख दें, पढ़ बताते भी है कि सेम सेक्स का क्या कानून है और अबॉर्शन का क्या कानून है, पुरानी जगह स्टेट में गन पर क्या है। चलिए मैं समझता हूँ कि ये बात आ गई, अगर कोई और बात पूछनी है, अगर कुछ ऐसा छूट गया है या कुछ। नहीं ठीक है, मेरे ख्याल से ऑडियंस को सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पोलराइजेशन हुआ, किस तरह से किसकी इन्वॉल्वमेंट थी। इसी तरह की इतिहास के जो फैक्ट्स और छुपे हुए हैं वो दासों तंत्र में हम आपको बराबर दिखाते रहेंगे। शुक्रिया सुरूर साहब, और इसी तरह से हम आगे भी आपसे मुलाकात करेंगे। और दोस्तों इजाज़त दीजिए अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, एक अच्छा भारत बने। नमस्कार।